तो आगे बढ़ेंगे। तो आज उसी लेक्चर से हम लोग बढ़ेंगे आगे और उसका पार्ट सेकंड करेंगे डिस्कस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से किया गया था। और उसका आज लेक्चर 2 होगा। कौन सा लेक्चर होगा भाई? लेक्चर 2 होगा। तो जैसे कि हमने पिछला वाला भी देखा था कि भाई हम लोग को सिंपल सी बात, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें बस ये समझना है कि हमारे देश में जो ब्रिटिश है वो क्या आया था भाई? रूल करने आया था, ठीक है। या फिर बोला जाए ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में क्या आई थी? रूल करने आई थी। सिंपल सा लॉजिक था। अब रूल वो कौन कर रहा था भाई? इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो है वो एक तरीके से रूल कर रही थी। तो यहाँ पर अगर लॉजिकल थोड़ा बहुत भी सोचा जाए तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे देश के लोगों ने बहुत गलतियां करी शुरुआत में। तो उसी चीज को थोड़ा सा आगे देखेंगे और वहां से हमने बहुत कुछ सीखा भी, जिसको हमारे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान किस तरीके से बनाया गया, तो वहां पर इसकी हर एक बात को हमें पता चलेगा, है कि नहीं। तो कल जैसे कि मैंने बताया था, तो इसी में अगर देखा जाए तो कंपनी रूल, जैसे कि मैंने बताया था 2 रूल है भाई। एक है तो भाई कंपनी रूल, जिसको कंपनी रूल के रूप से हम लोग जानते हैं भाई। सिंपल सी बात है, क्या आता है? एक होता है कंपनी रूल। और कंपनी रूल कब से कब चला था? 1773 से 1853 तक। उसके बाद आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बताया था, क्राउन रूल आया था। क्या आया था भाई? क्राउन रूल आया था, जहां पर डायरेक्टली जो है वो कौन रूल करना शुरू किया था? डायरेक्टली रूल करना शुरू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये इतने एक्ट या कानून थोपे गए थे, या फिर उसको बोला जाए लगाए गए थे किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। पहला जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट, कल हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, आज फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। दूसरा फिर अमेंडिंग एक्ट आया था, इसी को थोड़ा सा, अब इसमें सारे एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से है। वैसे तो यूपीएससी में बहुत डिटेल में पढ़ो, ठीक है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको डील करके चलूंगा, ठीक है। उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स एक प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के? ब्रिटेन के, ठीक है। उनको या उनके नाम पर ये एक्ट जो है रखा गया था। उनको यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अगर बोला जाए, ब्रिटेन माना जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे विलियम पिट्स। फिर एक्ट ऑफ 1786 आता है, ठीक है। ये आता है कि किस तरीके से बदलाव और क्या क्या बदलाव किए गए हर एक रेगुलेटिंग एक्ट में या फिर जो अमेंडमेंट एक्ट में। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट। अगर कोई पूछेगा कि कितने चार्टर एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाया था, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कितना? 4 लगाया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सिंपल सी लॉजिक वाली बात है। तो 1853 तक लास्ट चार्टर आया था, जिसमें ये बोला गया था कि 1853 से 1858 तक, या फिर बोला जाए 1857 के लास्ट तक, 1857 के लास्ट तक जो है वो एक तरीके से कौन रूल किया भाई? रूल्ड बाई रूल्ड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रूल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गया है कि नहीं? यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी तो आप बता सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो आगे अगर देखा जाए, नेक्स्ट हमारा क्या है भाई? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि पहला जो रेगुलेशन या फिर एक कानून या फिर एक व्यवस्था बनाने के बारे में बात किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से काम करेगी, उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। उसे मैंने बताया था इसमें टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स के बारे में कंट्रोल करना, उसके बारे में। और पहली बार जो था, गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अभी आएंगे लास्ट में फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी आ जाता है कि नहीं? तो बस ये बात जरूर याद रखिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, ठीक है। और वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होंगे, ठीक है, जिनको पहला कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया भाई? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। उनको क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो कि किसको देखेंगे भाई? मद्रास, क्योंकि 3 जगह बहुत ज्यादा कंट्रोल था, 3 जगह, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 जगह कौन? पहला जगह था जो कि आपको देखने को मिलेगा बंगाल में, जहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोल था, जहां सेंट्रल एक बोला जाए ना, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट होता है, वहां पूरा कंट्रोल होता है। सेम उसी तरीके से आप देख सकते हैं बंगाल, ठीक है। तो बंगाल में जो पावर था वो सेंट्रलाइज था किसके पास? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। दूसरा जो अगर देखा जाए, दूसरा कौन बोला गया भाई? दूसरा जो मद्रास, ठीक है, मद्रास। और तीसरा जो है वो आपको देखने को मिलेगा बॉम्बे। क्लियर? तो यहाँ पर
तीन जो प्रेसिडेंसी है उसको पूरा कंट्रोल किसके हाथ में दिया गया भाई, वारेन हेस्टिंग, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया, कहाँ, कलकत्ता में, ठीक है। और फर्स्ट चीफ जस्टिस किसको बनाया गया, सर इलाइजा एम्फी को, एंड वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, जिनको फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाया गया। क्लियर, ये भी बात। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी टू एंगेज इन एनी प्राइवेट ट्रेड, कि भाई कोई भी कंपनी का जो सर्वेंट है, जो कंपनी के अंदर काम कर रहा, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो जो होगा वो क्या करेगा, वो कोई भी अपना जो प्राइवेट ट्रेड है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ना ही वो पेजेंट से ब्राइब लेगा, ना ही उससे वो क्या घूस वगैरह बोलते हैं वो नहीं लेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और आगे भी चलकर आप लोगों को देखेंगे हम लोग, ठीक है, आगे धीरे धीरे करके। यहाँ पर ये चीज कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एक जो हमारे इसके पहले पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक आता है भाई एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसके पहले क्या आता है भाई, अगर बोला जाए यहाँ पर, इसके पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब है, 1784, ठीक है, सॉरी 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। देखो इसमें दो तीन बातें की गई जिसको आपको समझकर चलना है, ठीक है। जैसे कि वहां पर क्या किया गया, बंगाल में क्या किया गया भाई, कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। क्या बनाया गया भाई, सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर इस एक्ट में बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो रहेगा जो वो क्या, कौन से मैटर को सुनेगा, कौन से मैटर को, ओनली अ पर्सनल मैटर, ठीक है, पर्सनल मैटर पर सुनवाई कर सकता है। जैसे आज हम लोग देखते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है भाई, पूरा सारे मैटर्स को सुनता है, हमारे नेशनल मैटर्स को, ठीक है। और कोई भी बड़ा अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, डायरेक्टली आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सिंपल से लॉजिकल देखा जाए तो कौन से मैटर पर ये सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, बोला पर्सनल मैटर पर। क्या, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में ये बात बोली गई, ठीक है। तो यहाँ पर जरूर बात याद रखिएगा। और ये बात बोला गया कि अगर किसी को अपील करना है, जैसे मान लो कि कोई मद्रास का बंदा है, ठीक है, अब मद्रास को कोई अगर दिक्कत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अगर वो लास्टली किसके पास अपील कर, सुप्रीम कोर्ट पर अपील नहीं कर सकता है, वो लास्टली उसका अपील किसके पास होगा, आपको देखने को मिलेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास अपील कर सकता है, ठीक है, लास्ट अपील अगर बोला जाए, लास्ट अपील। तो ये सब सारे जो है वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में किए गए, ठीक है, जो कि याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट जो रहेगा वो सिर्फ बंगाल के लोगों की बातों को सुनेगा, ठीक है, मतलब क्या, बंगाल के अंदर ही काम करेगा, he works within, ठीक है। तो याद रखिएगा वो कहाँ काम करेगा भाई, वर्क्स विद इन द बंगाल में ही काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो रहेगा वो बंगाल के लोगों, जैसे कि पर्सनल मैटर क्या हो गया, जैसे कि मान लो मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, ठीक है, इस मैटर पर एक तरीके से सुनकर चलेगा, ठीक है, डाइवोर्स वगैरह पर यही मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, उसके अलावा कोई भी मैटर सुनवाई नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात जो कि आपको समझकर चलना है। क्लियर हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो तीसरा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या आया भाई, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या बोला गया भाई, सबसे पहली बार ये बात याद रखिएगा, पिट्स जो है वो एक विलियम पिट्स, एकदम इनको एक तरीके से फर्स्ट या फिर बोला जाए यंगेस्ट पीएम के रूप में देखा जाता है, ठीक है, यंगेस्ट पीएम के रूप में। और पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी ने, मतलब क्या, मतलब पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये माना कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, और जो इंडिया में ट्रेड हो रहा है वो हम करवा रहे हैं या फिर हम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये बात बोला गया किसके द्वारा, सबसे पहली बार कि किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब इट प्रोवाइड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैविंग अ 6 मेंबर एंड 2 ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड रिमेनिंग फ्रॉम द पायरेसी काउंसिल। याद रखना कि यहाँ पर दो चीज किया गया, एक जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो चीज बनाया गया। क्या बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दो चीज याद रखिएगा, क्या बनाया गया भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो काम किया गया।
क्या काम किया गया, इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब दो काम करेंगे, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा भाई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, इसका सिंपल सा मतलब ये था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सिंपल सा मतलब था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस पर फोकस करके चलेगा, किस पर सुपरवाइज करेगा, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू। ठीक है, तो अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल में देखा जाए तो किस पर, सिविल का मामला देखेगा भाई, रेवेन्यू का मामला देखेगा और एक तरीके से मिलिट्री का मामला देखेगा। ये बात बोला गया भाई, क्या तीन बात, इसको जरूर लिखिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री। और उसके बाद दूसरा क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये बोला गया कि कोई भी अगर आप पॉलिटिकल मैटर होगा, ठीक है, आप उसको देखकर चलेंगे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बोला गया भाई, सिंपल सी बात है कि कोई भी पॉलिटिकल मैटर्स है उसको आप देखकर चलोगे और कोई भी बात अगर पूछना है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कंफर्म करोगे क्या करना है क्या नहीं करना है पॉलिटिकल मैटर में। ठीक है, तो यहाँ याद रखना इट प्रोवाइड कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कितने मेंबर, 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठाया गया। बोर्ड आर सेटअप टू गाइड एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ कंपनी। और जो ये बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो क्या कर रहा था, यहाँ पर बोर्ड का मतलब सिंपल सा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर क्या भाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सिंपल सा मतलब क्या था कि वो क्या करेगा, कंपनी के जितने भी काम है उनको सुपरवाइज करेगा, जैसे कि सिविल है, रेवेन्यू है और मिलिट्री के मामले में। ठीक है, वो सब सारी चीजों को सुपरवाइज करके चलेगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वेयर कन्फाइंड टू मैनेज द ट्रेड एंड द कॉमर्स रिलेटेड इश्यूज। और जो कॉमर्स और ट्रेड, जैसे कि पॉलिटिकल मैटर स्पेशल हो गया तब, या फिर आपको ट्रेड और कॉमर्स, इसमें आप लिख सकते हैं ट्रेड और कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स में छोटा सा फर्क है, ट्रेड कि भाई किस सामान का हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले हैं, और अगर देखा जाए तो कॉमर्स का मतलब किस तरीके से हम वो करेंगे काम। जैसे कि मान लो कि आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, मान लो कि अमेरिका के साथ आप मान लो कि आप चीनी भिजवा रहे हो, ठीक है, मतलब आप ट्रेड चीनी में कर रहे हो, लेकिन आप जहाज से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरीके से करोगे, वो कॉमर्स का पार्ट है। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी लाया गया भाई, जो कि किस पे बोला गया, तुम क्या मैनेज करोगे भाई, ट्रेड और कॉमर्स रिलेटेड इश्यूज जो भी होंगे उसको तुम देखोगे। ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, विलियम पिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये पिट्स दिए हैं भाई, जो कि एक तरीके से यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन रह चुके थे। तो ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो कि समझ के चलना है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसमें दो ही चीज याद रखना, क्या क्या याद रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और समझ के भी चलना है आप लोगों को। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 1786 में। ठीक है, अब 1784 हो गया, 1784 हो गया, उसके पहले 1786 हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत भी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए। एक्ट ऑफ 1786, इसमें एक नाम याद रखना है आपको, क्या करना है भाई, लॉर्ड, इसका नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसमें इसके बारे में या इस बंदे के बारे में बात किया गया, इसको अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल। ठीक है, इसको क्या बोला गया भाई, गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, इसको क्या बनाया गया, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बनाया गया। पहली बात क्या बनाया गया भाई, गवर्नर जनरल। और ये ना एक बहुत बड़े ओहदे पर या बहुत बड़े पद पर था, और अमेरिका में इसने एक बार लड़ाई करी थी मिलिट्री वाला, तो उसमें उसको भागना पड़ा था, सरेंडर करना पड़ा था, उसके ऊपर इंग्लैंड आया था, तो खाली बैठा हुआ था। तो ये ढूंढ रहा था भाई कहाँ जाए, तो इसको बहुत सारे आपके कलीग्स थे, उनसे बात हुआ, तो बोला कि इंडिया चले जाओ भाई, इंडिया में बहुत माल पानी है, तो उसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके देखने को मिलेगा। तो बोला ठीक है भाई चलते हैं, तो उससे बात किया, तो उसने वही बात बोला गवर्नर जनरल की, भाई मुझे गवर्नर जनरल का पोस्ट चाहिए, उसको दिया गया। उसने दो डिमांड रखा, टू डिमांड जो है वो आपको देखने को मिलेगा, डिमांड रखा गया। पहला जो ये बोला गया, पहला इसके द्वारा ये बोला गया कि हमारे या फिर जो गवर्नर जनरल का कंट्रोल होगा, या गवर्नर जनरल कैन, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, गवर्नर जनरल कैन ओवरराइड द डिसीजन। गवर्नर जनरल के पास कोई भी डिसीजन को ओवरराइड करने का अधिकार है। मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि कोई भी बात अगर हो रहा है या कोई भी अगर डिसीजन लेना है लास्ट में कि भाई कौन सा कानून लागू करना है, कैसे क्या करना है भारत के अंदर, तो उसको ओवरराइड कर सकता है गवर्नर जनरल,
और जो इसमें एक काउंसिल मेंबर भी बनाया गया था 1+4 का, तो याद रखिएगा 1+4 मतलब काउंसिल ऑफ 4, इसको हम लोग क्या बोलते थे, काउंसिल ऑफ 4। काउंसिल ऑफ 4 क्या करता था भाई, वो असिस्ट करता था किसको, गवर्नर जनरल को। 1 मतलब क्या, गवर्नर जनरल, जीजी का मतलब याद रखना गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये बात जरूर याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो वो 1+4 का काउंसिल ऑफ 4 एक मेंबर का ग्रुप था जो असिस्ट करता था। तो यहाँ बोला कि भाई अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो ओवरराइड में कर सकता हूँ। तो पहले ये मनवा लिया, वो डिमांड इसका था, 2 डिमांड। पहला ये था, दूसरा ये था कि मुझे कमांडर इन चीफ का पोस्ट चाहिए। क्या चाहिए भाई, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। और सबसे पहली बार कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट है वो किसको दिया गया भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ तो बनाया गया, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो पूरी मिलिट्री अफेयर्स को, ये देखेगा भाई, पूरी मिलिट्री अफेयर्स को, अगर पूरा बोला जाए क्या, पूरी मिलिट्री अफेयर्स को, बहुत शानदार तरीके से देख के चलेगा। तो इसका सिंपल सा लॉजिकल क्या बात समझ में आया कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का है लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसको 2 बात कि सुप्रीम कमांडर माना जाएगा। क्या माना जाएगा कि मिलिट्री अफेयर्स, और इसको और भी बोला गया, इसको सुप्रीम कैन बी कॉल्ड एज सुप्रीम कमांडर। इसको क्या बोला जाएगा भाई, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी का क्या बोला जाएगा, इसको सुप्रीम कमांडर, ठीक है। तो ये बात याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे आते हैं भाई नेक्स्ट, अब आते हैं चार्टर। यहाँ तक हो गया हमारा, जितने भी एक्ट थे और जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट थे उन सारे चीजों को यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग चार्टर, चार्टर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ भाई, पहला चार्टर आया था 1793 में। क्या आया था भाई, 1793 में। अब 1793 में एक बहुत बड़ी बात बोली गई। क्या बोली गई भाई, कि सैलरीज फॉर द स्टाफ एंड द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हमने देखा भाई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 2 बोर्ड बनाया गया था, या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था एंड बोर्ड, या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, 2 था। ये क्या देख रहा था भाई ना, इसके बारे में, ट्रेड के बारे में, ट्रेड एंड कॉमर्स देख रहा था, ठीक है ना। ये क्या देख रहा था, ट्रेड एंड कॉमर्स। ये क्या था भाई, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये ट्रेड और कॉमर्स के मामले में देख रहा था। और ये देख रहा था सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू, ठीक है, मिलिट्री और रेवेन्यू। अब चूंकि जो ब्रिटिशर्स था या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो थोड़ा सा ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही थी, तो भाई उसको दबोचा गया थोड़ा सा, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो चार्टर एक्ट 1793 में यही बात बोला गया कि जो भी सैलरी होगा स्टाफ का एंड मेंबर्स का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, वो किसके द्वारा दिया जाएगा भाई, इंडियन रेवेन्यू। पहले कौन देता था, टैक्स के थ्रू पैसा जाता था, किसके थ्रू, टैक्स के थ्रू पैसा जाता था। तो ये बात याद रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। और जो ये बात बोला गया कि जो वीटो पावर है, हमने देखा ना कि कमांडर इन चीफ या फिर गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसको क्या दिया गया था भाई, एक ओवरराइड करने का किसी का डिसीजन का, 1+4 का काउंसिल का। हमने बताया 1+4 क्या थे भाई, काउंसिल ऑफ 4, जिसको क्या बोला जाता था, काउंसिल ऑफ 4, काउंसिल ऑफ 4। और जिसको जो किसको असिस्ट करता था, जिस गवर्नर जनरल को। तो बोला कि ये वीटो पावर जो इसको दिया गया वो क्या रहेगा भाई, एक तरीके से आगे भी चलता रहेगा, ये बोला गया इस वाले चार्टर एक्ट में, ठीक है। जैसे कि अगर शुरुआत में देखा जाए 1600 में चार्टर मिला था किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप जाइए और भारत में ट्रेड करिए। चार्टर मतलब एक अधिकार कि भाई क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा थोड़ा सा। तो चार्टर एक्ट 1793 में ये काम किया गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा और आगे देखा जाए, और आगे क्या है भाई, जो चार्टर एक्ट 1813, क्या है भाई, चार्टर एक्ट 1813। अब चार्टर एक्ट 1813 में क्या होता है वो समझो। तो एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया एंड प्रोवाइड्स ₹1 लाख ग्रांट फॉर एजुकेशन इन इंडिया। क्या बोला गया भाई, यहाँ पर 1813 में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। क्या किया गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। उसमें क्या क्या बातें की गई उसको आप देखिए थोड़ा सा। यहाँ पर सबसे पहली बात है चार्टर एक्ट 1813 में ये तो काम किया ही गया, ठीक है, कि क्या किया गया भाई,
कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली को, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, मतलब क्या कि बहुत ज्यादा जो ट्रेड है, या फिर मोनोपोली में हम लोग बोलते हैं ना कि एक जो कंपनी है उसका दबदबा बहुत ज्यादा हो जाए मार्केट में, तो उसको हम लोग मोनोपोली बोलेंगे। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग इकोनॉमिक्स वाले में देखेंगे, ठीक है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। मोनोपोली ऑफ द ट्रेड विद इंडिया एंड प्रोवाइड्स, और उसमें 1 लाख रुपया ग्रांट दिया गया किसको, एजुकेशन में, इंडिया में, ठीक है। एंड कंपनी मोनोपोली इन द ट्रेड एंड द चाइना ट्रेड इन द टी वेयर रिमेन इंटैक्ट, और क्या, और इसको ये बात बोला गया कि तुम ट्रेड करोगे भाई, ट्रेड करोगे, लेकिन किन चीजों में करोगे, सिर्फ 2 चीजों में, टी और टी, भारत में सिर्फ टी में ट्रेड करोगे, भारत में क्या, किस पर, टी में ट्रेड करोगे, ठीक है, यहाँ पर टी में ट्रेड करोगे। और यहाँ पर एक तरीके से और क्या बात बोला गया कि चाइना के साथ तुम करते रहोगे, क्योंकि वो भीख मांग रहा था, कैसे मांग रहा था वो समझो। 1813 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813, ठीक, देखो चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 में कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर क्या हुआ था, मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना जो था वो अभी भी चल रहा था, मतलब मोनोपोली ऑफ ट्रेड अगर देखा जाए, मोनोपोली ऑफ ट्रेड क्या था भाई, कंटिन्यू था, मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ चाइना, चाइना के साथ दिया गया भाई मोनोपोली, क्या चाइना से अब जितना भी माल लूटना है लूट लो, और एक तरीके से टी, ठीक है, और टी का व्यापार करोगे कहाँ, इंडिया में, उसके अलावा सारी व्यापार को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ये बात बोली गई। उसके बाद ये किया गया कि वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाया गया, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो बात कि भाई इंडिया, जो सिंपल सी बात है, वहाँ पर एक बात जो बड़ी बात बोली गई थी वो ये बात बोली गई थी भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी अब हमारे बच्चे वगैरह सब बड़े हो रहे हैं, जैसे कि मान लो कि बड़े बड़े पार्लियामेंट, वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में थे, वो देख रहे थे भाई बहुत मुनाफा है भाई जाके भारत में, तो एक तरीके से क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली तो यहाँ पर खत्म किया गया भाई, कि अब तुम ज्यादा रूल नहीं करोगे, सिर्फ टी, भारत में सिर्फ टी में एक तरीके जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, बाकी सारा चीज जो है वो अदर कंपनी संभालेंगे, अदर कंपनी संभालेंगे, ठीक है, ये सब किया गया। उसके बाद चार्टर एक्ट में एक बात और बोला गया, क्या बोला गया भाई, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या बोला गया कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन वर इनिशिएटेड, क्या किया गया भाई, इनिशिएटेड किया गया, इनिशिएटेड, ठीक है, या फिर स्टार्टेड लिख देते हैं डायरेक्टली, वेस्टर्न एजुकेशन वर स्टार्टेड, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें बहुत सारे स्कूल्स वगैरह खोले गए, ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स वगैरह, ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स वगैरह, बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह ऐसे खोले गए जहाँ पर जो बच्चे हैं या इंडियंस बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें, ताकि उनको भी इंग्लिश वगैरह, ताकि उनको अपनापन का फीलिंग हो, तभी आप वहाँ पर राज कर पाओगे। तो ये बात बोला गया, तो वेस्टर्न एजुकेशन किया गया। और तीसरा काम किया गया क्या भाई, क्रिश्चियन मिशनरी टू द इंडिया, और ये किया गया बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्या, क्रिश्चियन अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू इंडिया। अब ये बात बोला गया कि भाई देखो इंडियन एजुकेशन तो बढ़ा ही रहो, तो हमारे देश में क्रिश्चियंस वगैरह बहुत कम हुआ करते थे उस वक्त, जो ब्रिटिश के द्वारा ये आए थे, तो ये बोला गया कि भाई क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन को वहां पर क्रिश्चियन मिशनरी को लाओ और फैलाओ, मतलब वहां पर जो भी लोग जो है क्रिश्चियन में आना चाहते हैं या क्रिश्चियन को अपनाना चाहते हैं या क्रिश्चियनिटी को अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं। तो वही फेस्टिवल मनाओ, जैसे कि मान लो कि फेस्टिवल कैसे भाई, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा क्रिश्चियन का सबसे मेन फेस्टिवल कौन सा होता है, आप लोग के दिमाग में आ गया होगा, कौन होता है अभी, कौन होता है बताओ। तो जो फेस्टिवल होता है क्रिश्चियंस का उसको मनाने की कोशिश करो और वहां पर थोड़ी सी एक अवेयरनेस बढ़ाओ क्रिश्चियनिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया, दूसरा किया गया कि टैक्स वगैरह पर थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन भी लाए गए थे कि भाई जो लोग हैं उनसे किस तरीके से टैक्स को लिया जाए पर्सन से और उनको किस तरीके से, अगर कोई पर्सन टैक्स नहीं देता है तो उसको पनिश कैसे किया जाएगा, ठीक है। वो सब सारी चीजों के बारे में भी यहाँ पर
बात किया गया और राजाओं के ऊपर बोल दिया गया। जैसे कि हमने देखा था दीवानी, कि भाई दीवानी लिया गया था। तो दीवानी से क्या हुआ था, दीवानी से सिंपल सा लॉजिकली बात यही हुई थी कि दीवानी से टैक्स कलेक्ट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसको एक तरीके से फर्दर देता था। ठीक है, फर्दर आगे लेके चलता था। यहाँ पर एक बात याद रखना, चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया गया था, 1 लाख रुपए का ग्रांट दिया गया था एजुकेशन इन इंडिया, ताकि वेस्टर्न एजुकेशन हमारे देश में बढ़ सके। ठीक है, अब आते हैं चार्टर एक्ट 1833। क्या आते हैं भाई, चार्टर एक्ट 1833। अब जैसे कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्टर एक्ट, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखा जाए उसके पहले भाई 1813 में बहुत सारे काम किए गए। जैसे कि अगर बोला जाए चार्टर एक्ट में कि एक इंडियन लॉयल क्लास जनरेट करने के बारे में बात किया गया कि भाई हमारे देश में या फिर इंडिया में ब्रिटिशर्स का मोटिव ये था कि एक लॉयल क्लास जनरेट किया जाए जो एक तरीके से हमारे लिए काम करे, जो हमारी बातों को सुने। इसीलिए वेस्टर्न एजुकेशन, इसीलिए क्रिश्चियनिटी को फैलाने के बारे में बात किया गया है कि नहीं। तो ये सब सारी चीजें तो हो ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ क्या देखने को मिल रहा था वो देखो, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर बिगिंस। और यहाँ क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब देखो दो तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर बोला जाए कोई कंट्री में, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा भाई, सेंट्रलाइजेशन है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि भाई ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो जिसको जैसे बोल रही है, ठीक है, जो जैसे बहुत सारे क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे जो राजा महाराजा के कंट्रोल में थे। बाकी 3 पर पूरा कंट्रोल इसका था, क्या, बंगाल में, बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में और एक तरीके से मद्रास में। ठीक है, ये 3 जगह पर बहुत ज्यादा कंट्रोल था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, या फिर सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अभी तक ट्रेड कर रही थी, अभी भी है ना। तो उसके अलावा बहुत सारे राजा, मतलब मान लो कि राजा 1 हो गया, राजा 2 हो गया, इसी तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सारे राजा थे भाई, राजा 1 2, इसी तरीके से राजा 3। तो अगर सिर्फ पावर एक पर्टिकुलर बंदे के थ्रू जाए कि भाई ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, तो सेंट्रलाइज हो गया। मतलब सिर्फ वन कैन बी अ डिसीजन मेकर एंड अदर आर द फॉलोअर्स, और सबको क्या बोला गया, फॉलोअर्स। तो ये सेंट्रलाइजेशन का भाव थोड़ा सा देखा गया कि भाई एक तरीके से कंट्रोल दिखा रहा था यहाँ पर, क्या, कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश के थ्रू क्या किया जा रहा था, कंट्रोल किया जा रहा था। तो पहली बात तो ये कि सेंट्रलाइजेशन किया गया भाई, पावर बिकॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज टू बी कॉल्ड, यहाँ पर याद रखना है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो भी पहले क्या था, गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, है ना। एक बार मैं याद दिला देता हूँ, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था। गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके क्या हुआ, ठीक है, जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये किया गया। ठीक है, उसके बाद अभी अगर देखा जाए इसमें क्या किया गया भाई, ये तो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था 1773 में, है ना, ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग एक्ट। अब क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनको क्या बोला जाएगा भाई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और सबसे पहली बार जो इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ उनके गवर्नर जनरल में। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे आगे चल के वाइस रॉय बन जाते हैं, आगे चल के देखेंगे। बस यहाँ पर याद रखिएगा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है was to be द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उनको क्या बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। मतलब अब किस नाम से जाना जाएगा भाई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोला जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सोच सकते हो भाई किस तरीके से ब्रिटिश जो है हमारे देश में चीजों को इन्फ्लुएंस करने लगा था। ठीक है, तो ये फर्स्ट सच गवर्नर, और पहले जो गवर्नर थे, पहले ऐसे गवर्नर थे, उनका नाम क्या था भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये बेंटिक थे जिनको एक तरीके से क्या बनाया गया भाई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, ऑल लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर वाज हैंडेड ओवर, तीनों काम, क्या, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर, ठीक है, तीनों
लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने का, जो कानून बनाने का अधिकार है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरीके से शासन तंत्र चलाना है, किस तरीके से पूरी चीजों को इन्फ्लुएंस करना है भाई, कैसे लागू करना है, वो सब सारी चीजें। और जितना भी पैसों का मैटर है, ठीक है, उनको कौन देखेगा भाई, गवर्नर जनरल इन काउंसिल देखेगा, ठीक है। ओवर टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल में मैंने बताया था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में कितने थे भाई, 1+4, है ना। गवर्नर जनरल इन काउंसिल में मैंने बताया था, जिसको बोला गया काउंसिल ऑफ 4, इसको बोला भी गया था ना काउंसिल ऑफ 4, बार बार बता रहा हूँ, जो कि किसको असिस्ट करेगा भाई, एक तरीके से गवर्नर जनरल को, ठीक है, याद करना। इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। और क्या किया गया कि भाई उनको पावर नहीं दिया गया, किनको पावर नहीं दिया गया, बॉम्बे और मद्रास को, कि मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को क्या किया जाएगा भाई, जो भी कानून बनाया जाएगा और वो किसके कानून को सुनेगा, वो सुनेगा। सिंपल सा लॉजिकल था, किसका, बंगाल के, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल इन या गवर्नर जनरल इन इंडिया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बातों को सुनेगा कौन, जो भी कानून बनाएगा वही बनाएगा। द फोर्थ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज एडेड एज अ लॉ मेंबर। और यहाँ पर एक काम किया गया, जो फोर्थ मेंबर होगा गवर्नर जनरल के काउंसिल में 1+4 वाले में, उसमें क्या एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया। एंड अ लॉ कमीशन अंडर अ लॉर्ड मैकॉले। और जो लॉ कमीशन बनाया गया वो किसके अंदर, लॉर्ड मैकॉले, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द कॉन्फिडिकेशन ऑफ द लॉ, कि भाई कानून व्यवस्था किस तरीके से और भी चुस्त और तंदुरुस्त किया जाए, किस तरीके से चुस्त और तंदुरुस्त। इसके बाद देखना, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, इंडियंस जो है वो इनके हरकतों को पसंद नहीं करने लगते हैं, और जिसके तहत जो होता है इनको बहुत सारी चीजों की, मतलब बहुत सारी चीजें होती है वो झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है, द कंपनी वॉज नो मोर अ ट्रेडिंग बॉडी बट हैज बिकम अ पॉलिटिकल एंड। तो जो कंपनी था, अब जो कंपनी तो सिर्फ ट्रेड कर रहा था भाई, किसमें, सिर्फ टी में, तो अब धीरे धीरे ये क्या हो रहा था कि अब ट्रेडिंग बॉडी से इसका नाम हटाकर क्या कर दिया गया, बट बिकेम अ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, कि भाई तुम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव देखोगे, ठीक है, कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ सही है या नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कैसे काम कर रहा है। अब उसको ट्रेड से वंचित किया जाने लगा, ठीक है, और इस वाले चार्टर एक्ट से तो और भी एक तरीके से खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो 18 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, और सारी लेजिस्लेशन पावर किसको दिया गया, बस ये याद रखिएगा कि सारी लेजिस्लेशन पावर, सारी कानून बनाने की जो व्यवस्था है, सारी कानून बनाने की जो पावर है, वो दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना, जो कि आप इम्पोर्टेंट है और समझ के भी चलना है आगे आके भाई, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कब, 1833 में, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। किसमें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ थोड़ा सा ताकि याद में रहे, ठीक है, नोट करके देखें, नोट करके यहाँ पर क्या है भाई, चार्टर एक्ट 1833 में क्या बोला गया कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उसके पहले क्या कहलाते थे, प्रीवियसली इट इज नोन एज, अगर प्रीवियसली देखा जाए, प्रीवियसली उसको क्या बोला जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बहुत जरूरी है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किनको बनाया गया भाई, ये लॉर्ड बैरन हेस्टिंग को, है ना, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग को, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाया गया भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो आगे, अब आते हैं जो चार्टर एक्ट, लास्ट जो चार्टर है वो चार्टर एक्ट 1853, ठीक है, लास्ट जो चार्टर है, चार्टर ऑफ 1853, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, अ सेपरेट गवर्नमेंट फॉर अ बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड। यहाँ पर क्या बोला गया कि भाई अब एक सेपरेट गवर्नर होगा बंगाल का। अब यहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ
कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया गया था, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, भाई तू अब अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, तू यहाँ से निकल के ब्रिटेन चला जा या जहाँ जाना है वहां चला जा, ठीक है। और अभी भी भारत से धीरे धीरे निकलने के बारे में बोल दिया गया, और ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई आप ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ चाइना के पास, ठीक है, मतलब चाइना से आपकी ट्रेड जारी रहेगी, और भारत में थोड़ा बहुत अब टी का जो व्यापार है, ट्रेड है, वो करते रहेंगे। बाकी जिस पर कंट्रोल होगा वो अब इंडिया कंट्रोल कौन करेगा? इंडियाज कंट्रोल किसके पास आएगा? ब्रिटेन के पास, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट। कभी भी मैं ब्रिटेन बोलता हूँ तो आप समझ के चलना है ब्रिटेन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बात बोली गई भाई। अब सिंपल सी बात है भाई, अब उसको यहाँ तक भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जाता है कि उसको ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भाई तू यहाँ पेट्रोल भी है ना तुम्हारी गाड़ी में, तो यहीं छोड़ के जा। लेकिन जब गया ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब गया हमारे देश में 1947 में, तो वो यहाँ से जितने भी हमारे स्कूल के टीचर थे वो भी ले गए थे। हमारे जितने भी एक तरीके से बोला जाए यहाँ पर कितने भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ जितनी भी सारी चीजें व्यवस्थाएं थी, सारी लाइब्रेरी में किताबें सब ले गए थे। तो सोचो कि हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जा रहा था, तो कितनी परेशानी झेलनी पड़ी होंगी। इतना आसान नहीं रहा होगा। हम लोग आसानी से किसी के ऊपर पिन पॉइंट कर देते हैं कि ये लीडर वैसे किया होगा तो ऐसा हो जाता, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन था वहां पर हमारे देश के लिए जो कि एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन में से एक था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि चार्टर एक्ट में द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज सेपरेटेड, और क्या बोला गया कि लेजिस्लेटिव जो कानून बनाना है और जिसको लागू करना है, उसके दोनों पावर को गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को उसको सेपरेट किया गया, ठीक है, पहली बार। और यहाँ पर याद रखिएगा ओपन कंपटीशन सिस्टम खोला गया, ठीक है। ओपन कंपटीशन सिस्टम सिविल सर्वेंट्स के लिए, जैसे आज आप लोग यूपीएससी वगैरह देख रहे हैं ना, तो वो सब सारी चीजें उस वक्त जो है एक ओपन कंपटीशन एग्जाम्स खोला गया, जिसके तहत जो इंडियंस हैं वो भी भाग ले सकते हैं। और पहली बार इंडियंस को ये मौका मिला था, ठीक है, कि जैसे पहले हमारे देश में कौन थे भाई जिन्होंने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन निकाला था, जिसको आज हम लोग यूपीएससी बोलते हैं। तो पहले बंदे कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि रिक्रूटमेंट जो सिविल सर्विसेज का होगा, सिविल सर्वेंट का होगा, वो कैसे होगा उसके बारे में ओपन किया गया। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 24 to 18। और क्या किया गया? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, हमने पढ़ा था ना, दो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, और एक दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या था भाई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो ठीक था भाई, लेकिन बोला गया बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें जो कितने मेंबर होंगे? 24 से 80, ऑफ विच 6 वे टू बी नॉमिनेटेड बाय द क्राउन। उसमें से जो 6 मेंबर होंगे, ठीक है, 24 था भाई, पहले 24 था, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में पहले 24 थे, अब 24 से कम करके कितना कर दिया गया? 18। कितना कर दिया गया भाई? 18 कर दिया गया। सिंपल सी बात है, 18। अब 18 में से 6 मेंबर जो है वो कौन चुनेगा? क्राउन चुनेगा। क्राउन मतलब द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट हु सिटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल, इसने कंपनीज रूल को थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया, and allowed to retain a possession of the Indian territory for the British Crown without specifying any particular period. और it introduced for the first time the local representation of the Indian Central in the Legislative Council। और पहली बार जो था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को मौका दिया गया। इंडियन काउंसिल मतलब इंडियन मेंबर को कि भाई आप भी आइए, कानून व्यवस्था को एक तरीके से स्थापित करिए। तो ये सब सारी चीजें जो है वो की गई, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो है, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक है भाई कौन सा, एक 1773 से अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा मैं बता देता हूँ, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। 1773 से 1853 तक। अब 1853 मतलब 1858 तक, या तो बोला 1857 के लास्ट तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से छोड़कर चली गई थी, ठीक है। अब उसके बाद आता है द क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब किस तरीके से हमारे देश में ब्रिटिश डायरेक्टली कंट्रोल, अभी तक कंट्रोल कौन किसके थ्रू हो रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, मतलब पीछे वो थी। अब क्राउन रूल पढ़ेंगे हम लोग 1858 से लेकर 1947, तो हम लोग जल्दी आजाद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।